द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर मेरे साथ अमेरिका से शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद माह पहले वो पाकिस्तान आए थे और यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी का जिक्र अब भी होता रहता है। तो हमने सोचा कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके जो टीचर्स हैं, जो स्पिरिचुअल टीचर्स कह लीजिए या फिजिकल टीचर्स कह लीजिए, जहाँ से ये ट्रेडिशन चली मुनाजरे की, खासतौर पे नॉन मुस्लिम्स के साथ, और इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हो पब्लिक डिबेट की, तो उसकी बात हम करेंगे। उससे पहले मैं जिक्र ये करना चाह रहा हूँ कि खुशवंत सिंह जो एक वेल नोन राइटर थे इंडिया के, उन्होंने कहा था कि जाकिर नाइक साहब की जो बातें हैं ना वो जुवेनल होती हैं, यानी चाइल्डिश होती हैं, और अंग्रेजी में उन्होंने कहा था दे सेल्डम राइज अबव द लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिबेट्स। तो खासतौर पे उनका जो पाकिस्तान का विजिट था उसके हवाले से क्या कहेंगे आप ऋषि? जी, मैं पहले खुशवंत सिंह जी का जो स्टेटमेंट था उसके बारे में कहना चाहूंगा। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देना चाहूंगा कि जाकिर नाइक से जब भी पूछा जाता है कि इस्लाम, व्हाई इज इस्लाम द ओनली ट्रू रिलीजन एंड व्हाई अदर रिलीजन्स आर फॉल्स, तो जाकिर नाइक कहते हैं कि जिस तरह से 2+2=4 वैसे ही इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, द ओनली ट्रू रिलीजन, और जिस तरह से 2+2 is not equal to 5. This is incorrect. So in the same way, other religions are also 2+2=5. That's why they are incorrect. That's why they are wrong. So ये level है, ये intellectual level है, Dr. Zakir Naik का, and his views on things like Charles Darwin and other scientific phenomena, especially the evolution. वो जो बातें कहते हैं, it's like completely bizarre. And he has absolutely no knowledge about Charles Darwin or evolution and other scientific phenomena. और उसमें वो जो claims करते हैं, they are most of them are unscientific. So that's why it's correct to say that his arguments are juvenile. अच्छा, इंटरेस्टिंगली उन्होंने एमबीबीएस किया है, जाहिर है उसमें बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, खासतौर पे एफएससी में भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन वो एवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और उनका आर्गुमेंट बड़ा ही मैच्योर है। वो कहते हैं, yes. हाँ, वो कहते हैं कि एवोल्यूशन इज जस्ट अ थियरी। तो उनको ये अंदाजा नहीं है कि साइंस में, नेचुरल साइंस में, थियरी का मतलब जो है वो नहीं है जो हम रोजमर्रा में लेते हैं, एवरीडे इंग्लिश में लेते हैं। तो साइंस में थियरी इज अ मच मोर सीरियस थिंग। तो इस तरह से वो अपने लोगों को मुगालता देते हैं। और दूसरी बात उनकी ये है कि वो अक्सर ये कहते हैं, जी आई हैव बीन कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बरतानिया ने जब उनकी एंट्री पे बैन लगाया तो उन्होंने यही कहा था कि जी आई हैव बीन कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमारे यहाँ ये बड़ा फेवरेट आर्ग्यूमेंट है लोगों का, जब वो अपनी बात को डिफेंड ना कर सकें तो फिर वो कहते हैं कि आई हैव बीन कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और भाई, जब आपकी बात बिल्कुल क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट तो तब आता है ना कि जब उसमें कोई एम्बिग्विटी हो, कुछ कंफ्यूजन हो। जब आपकी बात बिल्कुल क्लियर है तो फिर उसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने का क्या मतलब है? इट इज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज, डोंट यू थिंक सो? जी, मैं उस पर आना चाहूंगा। आई डोंट माइंड कि अगर जाकिर नाइक या कोई भी इवोल्यूशन को अपोज करे, बट जो अपोजिंग आर्गुमेंट होना चाहिए, इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी लॉजिकल। ऐसे ही नहीं कि यू डोंट हैव एनी आर्गुमेंट्स, यू डोंट हैव एनी लॉजिक, बट स्टिल यू आर अपोजिंग इट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। तो अगर आपके पास कोई है साइंटिफिक लॉजिक, कोई फैक्ट उसको काउंटर करने का, गो अहेड एंड प्रेजेंट इट। बट जो ये लोग वो देते हैं, लाइक जो रैशनल देते हैं, दैट इज वेरी बिजार, कि वो तो जी सिर्फ एक थ्योरी है, वो तो कोई लॉ नहीं है। दीज पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। साइंस में लॉ एंड थ्योरी का मतलब वो नहीं होता जो कि मतलब एवरीडे लाइफ में होता है। साइंस में लॉ जो होता है दैट एक्सप्लेन्स कि मतलब क्या फिनोमेना है, मतलब जो है वो क्या फिनोमेना, वो क्या है। बट थ्योरी एक्सप्लेन्स कि वो कैसे है, हाउ डज इट एक्ट, लाइक E = mc²। तो ये एक जो है एक फॉर्मूला है,
बट हाउ दिस हैपेंस तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है। तो आप कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि लॉ मींस क्या होता है एंड थ्योरी मींस कैसे होता है। अब ये लोग पेश करते हैं कि ये थ्योरी तो जी गलत भी साबित हो जाती है, थ्योरी तो रॉन्ग भी हो जाती है, बट इसमें भी जो है ये लोग एक जो है गोलमाल करते हैं। जो साइंस में थ्योरी, अगर कोई भी थ्योरी फॉल्सिफेबल होती है, बट उसमें एक ये है कि वो पूरी तरह से फॉल्सिफाई नहीं होती है। इट गेट्स रिफाइंड, इट गेट्स एनहांस, इट गेट्स एनरिच। तो एज साइंस ऐसे वर्क करता है, ऐसे नहीं कि जो है आप आए और आपने कहा ये वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी वो एनहांस होती है, वो एनरिच होती है, वो रिफाइंड होती है। सो इन लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है हाउ द फील्ड ऑफ साइंस वर्क्स, बट स्टिल दे क्लेम टू बी एक्सपर्ट्स। और ऋषि, दिलचस्प बात यह है, आयरॉनिक बात, कि मुसलमानों के कम से कम इंडिया पाकिस्तान में जो दो बड़े फिरके हैं, बल्कि तीनों, यानी देवबंदी, बरेलवी और शिया, ये जाकिर नाइक के सख्त खिलाफ हैं। yes. दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा दिया है उनके खिलाफ कि एक तो ये गैर मुकल्लिद हैं, यानी किसी भी जो 4 इमाम हैं सुन्नियों के, उनमें से किसी को नहीं मानते, और ये खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। गुमराह का लफ्ज बहुत यूज करते हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स, और अरबी में उन्होंने कहा जाल और मुजिल हैं। गुमराह हैं खुद भी और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो इसी तरह से बरेलवी जो हैं वो भी उनके बहुत खिलाफ हैं, शिया भी बहुत खिलाफ हैं। तो सिर्फ अहले हदीस जो है ना वो इनके हक में है। और हम बात करना चाह रहे थे उनके जो असातिज़ा हैं, उनके जो टीचर्स हैं जिनसे उन्होंने ये सीखा, उनके गुरु, उनमें सबसे पहले जो है ना अहमद देदात साहब का नाम आता है, जो इंडिया के शहर सूरत में पैदा हुए, जो गुजरात रियासत में है, लेकिन ये फिर साउथ अफ्रीका चले गए और इनकी डेथ वहीं पे हुई 2005 में। तो ये बहुत बड़े एक डिबेटर थे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और इनकी जो इंस्पिरेशन थी वो मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी थे, और उनकी डेथ जो है 1891 में हुई। तो आप इन चीजों पे क्या रोशनी डालेंगे? ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड एक्चुअली डॉक्टर जाकिर नाइक की जो टोटल वर्ल्ड व्यू है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, तो वो उसकी फाउंडेशन अभी 1980s या 90s में नहीं डली है। इसकी फाउंडेशन 200 साल पहले आप कह सकते हैं, 200 साल पुरानी है, और उस टाइम डली थी। होता यह है कि जो है नॉर्थ इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो जाता है अराउंड अप्रोक्सीमेटली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और तभी से एक जो है क्रिश्चियनिटी फैलाने का एक जो है प्रयास स्टार्ट होता है, एक एफर्ट क्रिश्चियनिटी फैलाने का स्टार्ट होता है। एंड न्यू दिल्ली, आगरा, लाहौर, दे वर द मेन सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया, मेजर अर्बन सेंटर्स। तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फैलाने का एक एफर्ट होता है, और आगरा पर स्पेशली जोर दिया जाता है। एंड वहां पर लाइक मिशनरी स्कूल्स खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, और काफी सारे मिशनरीज आते हैं टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, जिसको प्रोसेलिटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, और कई सारी किताबें लिखी जाती हैं क्रिटिकिंग इस्लाम, इस्लामिक बिलीव्स और इन सब को लेके। एलॉय स्प्रिंगर, उसमें उनकी किताब जो है वो काफी फेमस थी। तो ऐसे ये बैकग्राउंड है। फिर तो इसके खिलाफ खड़े होते हैं मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी। एंड मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी वो डिबेट करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, स्पेशली कार्ल फेंडर के साथ, जर्मन क्रिश्चियन मिशनरी कार्ल फेंडर, इन द ईस्टर वीकेंड ऑफ 1854। तो ये आगरा के कॉलेज में होता है, और जिसमें मतलब पूरा एक तरह से कह सकते हैं आगरा के लोग आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स आते हैं, बड़े बड़े आलिम आते हैं, आम लोग आते हैं, आम मुसलमान आते हैं, आम हिंदू आते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि वो कॉलेज भर जाता है, और फिर वहां पर ये डिबेट एंड डिस्कशन का सिलसिला स्टार्ट होता है। और उसमें जो है डिस्कशन होता है ऑन द नेचर ऑफ गॉड इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, बट रहमतुल्लाह किरानवी ही फोकस्ड ऑन द बाइबल एंड द कैनोनाइजेशन ऑफ द बाइबल एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द बाइबल। एंड मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी विंस हैंड्स डाउन इन द डिबेट। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। एंड फिर मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी वो किताबें लिखते हैं आंसरिंग द क्रिश्चियन मिशनरीज। तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहती है इजारुल हक। तो वो इजारुल हक नाम की किताब लिखते हैं, जिसमें वो
जो उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं इस्लाम पर क्रिश्चियन मिशनरीज के, उसको आंसर करते हैं। अजालत अल शुकूक लिखते हैं वो, तो ऐसे वो कई किताबें लिखते हैं। एंड इन 1857 ही वाज इन्वॉल्व्ड इन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उस टाइम जो उनके जो मतलब जो उनके अंडर में जो लोग रहते हैं, दे डिक्लेयर काइंड ऑफ जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। और उनका नारा रहता है कि द कंट्री बिलोंग्स टू गॉड एंड द कमांड बिलोंग्स टू मौलवी रहमतुल्लाह। बट आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स उसको, उस रेबेलियन को क्रश कर देते हैं। एंड मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी हैड टू फ्ली इंडिया, और फिर वो ऑटोमन एम्पायर जाके आई थिंक वो मक्का में सेटल हो जाते हैं, और फिर वहीं पर उनकी डेथ होती है। ही नेवर कम्स बैक टू इंडिया। तो ये मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी का बैकग्राउंड है। अब हम जंप करते हैं, लीप फ्रॉग करते हैं अहमद दीदात पर। अहमद दीदात का कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ इन सब चीजों से? सो अहमद दीदात, लाइक ही वाज बोर्न अराउंड 1918 और 1919 इन गुजरात, और फिर वो बहुत ही छोटी उम्र में उनकी फैमिली माइग्रेट कर जाती है साउथ अफ्रीका। ही वाज अ गुजराती मुस्लिम, अहमद दीदात। सो वो माइग्रेट कर जाते हैं साउथ अफ्रीका, एंड वहां पर वो पढ़ाई उनकी होती है। एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और एक वो स्टोर में काम करना स्टार्ट करते हैं, एक दुकान में। तो वहां पर एडम्स इंस्टीट्यूट के क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, और वो रिलेंटलेसली क्वेश्चन करते हैं अहमद दीदात को ऑन इस्लाम एंड ऑन हिज बिलीव्स, और उनको वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का ऑफर देते हैं। And Ahmad Deedat was very disturbed by all this, but he had no answers. उनके पास कोई जवाब नहीं होता उन मिशनरीज के क्वेश्चंस का। बट एक दिन क्या होता है, इसको बाय कोइंसिडेंस और बाय लक क्या होता है, while cleaning the stores warehouse, उन्हें किताब मिल जाती है इजारुल हक रिटन बाय मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी। तो फिर उसे वो पढ़ते हैं, एंड इट गिव्स हिम द इंटेलेक्चुअल टूल टू रेस्पॉन्ड टू द क्रिटिक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। और फिर वो क्रिश्चियन मिशनरीज से डिबेट स्टार्ट करते हैं वहां पे साउथ अफ्रीका में, और फिर उनका नाम जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। एंड ही बिकेम्स एंड और फिर वो 1980s तक आते आते वो पूरे वर्ल्ड वाइड डिबेटर बन जाते हैं, और काफी प्रोमिनेंट क्रिश्चियन मिशनरीज से लाइक अनीश सोरोस और इन सब लोगों से वो डिस्कशन करते हैं। एंड ही वाज काइंड ऑफ वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन दिस रेल्म। तो ऐसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है अहमद दीदात और मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी का। एंड और उस टाइम वीडियो कैसेट्स के थ्रू अहमद दीदात बिकम्स वर्ल्ड फेमस, क्योंकि उस टाइम वीडियो कैसेट्स का दौर था। तो एंड ही यूज्ड टू डिबेट इन इंग्लिश वियरिंग अ सूट एंड अ टाई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उससे वो पूरे दुनिया में फेमस हो जाते हैं। एंड अहमद दीदात ही डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस डॉक्टर जाकिर नायक। Zakir Naik invites him to India for a conference, उसमें अहमद दीदात आते हैं, and then again he invites him to a conference, but at that time Indian government refused the visa to Ahmad Deedat because Ahmad Deedat made some disparaging comments on Hinduism. So ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं अहमद दीदात जाकिर नायक को, और फिर जाकिर नायक पीस टीवी एस्टेब्लिश करते हैं by the help of Saudi government and other rich financial, financial entities in the Middle East and even in UK, यूरोप, जो अमीर मुस्लिम परिवार होते हैं, तो वो जाकिर नायक को काफी फंड करते हैं। तो फिर वो पीस टीवी की स्टार्टिंग होती है, और वहां से जाकिर नायक अपने मिसाजिनिस्टिक व्यूज, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज, इसको प्रोपेगेट करना स्टार्ट करते हैं, लाइक 2+2=4, दैट्स व्हाई इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन, और इस तरह की चीजें वो बात करना उस टाइम से स्टार्ट करते हैं। एंड जाकिर नायक, सिंस ही स्पोक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो सूट और टाई पहनते हैं, सो ही प्रूव्स टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग्स द मुस्लिम यूथ। और मतलब आयरनी देखी कि जाकिर नायक ऑलमोस्ट ही नेवर टॉक्स अबाउट द पॉवर्टी इन द मुस्लिम्स, जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है उसके बारे में कभी बात नहीं करते, जो गरीबी है मुसलमानों में, ही नेवर टॉक्स अबाउट दैट, जो सोशल इल्स है मुस्लिम सोसाइटी में, सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, ही नेवर टॉक्स अबाउट दोस थिंग्स। बस वो उनका लाइक एक ही वो रहता है आइडियोलॉजी, इस्लामिक सुप्रीमेसी, कि हमारा रिलीजन परफेक्ट है, हम परफेक्ट हैं, हमारी सोसाइटी परफेक्ट है, वी डोंट नीड एनी चेंजेस, जो पुराने प्रैक्टिसेस हैं जो है चले आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। तो इट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि सर्व्स एज एन ओपिएट टू द कॉमन मुस्लिम पीपल,
कि मतलब उनको एक वो मतलब उसमें वो डाल देते हैं एक डिल्यूजन में काइंड ऑफ कि आप परफेक्ट है और आपको कोई रिफॉर्म की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है. People like Zakir Naik, they bring immense suffering to the common Muslims, especially Muslim youth, क्योंकि वो काफी इन्फ्लुएंस होते हैं जाकिर नाइक से, because he speaks in English and he's a medical doctor and you know he wears a suit and a tie, so that's why. मैं मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उनको एक खातून ने, एक अमीर खातून ने कुछ डोनेशन दी और उसकी बेसिस पे उन्होंने वहाँ एक मदरसा बनाया मक्का में, मदरसा सौलतिया, और वो फिका हनफी की तालीम देता था. तो अब पता नहीं उस मदरसे का क्या स्टेटस होगा, क्योंकि सऊदी अरब में तो हम्बली फिका चलती है, हनफी फिका नहीं चलती. और किराना एक शहर है मुजफ्फरनगर का, यूपी में, और yes. वहां से एक हमारे एक फिल्म साज थे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गए, शबाब किरानवी. उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, एक स्टूडियो भी बनाया यहाँ पे. तो दूसरी अहम बात यह है कि अहमद देदात साहब, जो रहमतुल्लाह किरानवी साहब से बहुत मुतासिर थे, उन्होंने कभी नस्ली इम्तियाज की जो पॉलिसी थी, जिसको अपार्टाइड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, उसकी कभी मुखालफत नहीं की. वो बड़े फ्री आते जाते थे, साउथ अफ्रीका से बाहर जाते थे, वापस आ जाते थे. और एक लेक्चर मैंने उनका इस्लामाबाद में खुद भी सुना. तो उनके काफी क्रिटिसिज्म है क्रिश्चियनिटी पे, बाइबल पे. और हमारे यहाँ बहुत से लोग बड़े नाइव तरीके से ये कह देते हैं कि जी हम तो सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं. तो उन्होंने शायद अहमद देदात साहब की किताबें नहीं देखी या उनके लेक्चर्स नहीं सुने. और फिर हमारे यहाँ एक अहले हदीस मौलवी हैं, लश्कर तैयबा से जिनका ताल्लुक था, अमीर हमजा, मौलाना अमीर हमजा. वो एक अखबार में कॉलम भी लिखते हैं, तो वहां पे अपने नाम के साथ मौलाना नहीं लिखते, शायद उससे उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ कम हो जाती हो. उन्होंने एक किताब लिखी थी आज से 15 साल पहले, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल. और उसके खिलाफ किसी जर्नलिस्ट ने, किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने कभी कोई तनकीद नहीं की. वैसे हम ये कहते हैं कि जी हम तो सब रिलीजन्स का एहतराम करते हैं और हम किसी रिलीजन को भी डिस्पैरेज नहीं करते, किसी को क्रिटिसाइज और कंडेम नहीं करते. जी ऋषि, आप क्या कहते हैं अहमद देदात साहब की जो ये पॉलिसी थी कि अपार्टाइड पे कोई बात नहीं करनी? तो कहते हैं प्लेइंग सेफ, कि आप जो है गवर्नमेंट के गुड बुक्स में रहें और गवर्नमेंट इट टॉलरेट्स ऑल योर एक्टिविटीज, कि आप पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज से दूर रहें. तो जैसे सबसे बड़ा प्रेसिंग इशू क्या था साउथ अफ्रीका में उस टाइम? अपार्थाइड. बट अहमद दीदात नेवर टॉक्ड अबाउट अपार्थाइड. एंड इन वन ऑफ हिज like speeches he said कि Christianity and not racism is the major issue. So like this was the ideology of Ahmad Deedat, और सेम इसी को प्रैक्टिस किया जाकिर नाइक ने. एंड जाकिर नाइक आल्सो he stayed away from political controversies. कि जो 90s का जो पूरा दौर था इंडिया में हिंदुत्व के राइज का और वो सब, तो जाकिर नाइक made no comments on those things. ऋषि, अब क्या स्टेटस है जाकिर नाइक का कि इंडियन गवर्नमेंट ने मलेशिया से रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए. उनके ऊपर चार्जेस हैं हेट स्पीच के और मनी लॉन्ड्रिंग के भी. तो लेकिन मलेशिया की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया और इंटरपोल की भी हेल्प लेने की कोशिश की इंडिया ने, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई. तो आप कैसे देखते हैं इनको? अगरचे उनका जो चैनल है पीस टीवी, वो बहुत से मुल्कों में बैन है और खुद भी वो बहुत से मुल्कों में अब नहीं जा सकते. जाकिर नाइक की जो आइडियोलॉजी है और वर्ल्ड व्यू है, तो वो एक ऐसा वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, जो मुसलमानों के सामने. तो उसमें वो ये दिखाते हैं कि यू आर विक्टिम्स और आपको हर तरफ से दबाया जा रहा है, आपके खिलाफ साजिश की जा रही है. और सो मुसलमानों में एक विक्टिमहुड का वो पैदा करते हैं कि जैसे मसलन 9/11 को लेके. सो जाकिर नाइक से आप पूछ लीजिए 1000 साल पहले क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या हुआ, he will tell you exactly कि मतलब जो है like he knows 100% कि क्या हुआ. बट 9/11 के बारे में आप पूछेंगे, so he gives a very ambiguous answer कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो लादेन ने किया, कुछ लोग कहते हैं वो इनसाइडर जॉब था. सो आई एम नॉट सो श्योर, मुझे पता नहीं इस बारे में. सो इस तरह का वो जो है एक एम्बिग्यूअस और उस तरह का. सो दैट्स व्हाई दिस आइडियोलॉजी इज वेरी डेंजरस.
तो और काफी सारे जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे वो जाकिर नायक की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड पाए गए. So that's why Zakir Naik, and even in Mumbai, वहां पर भी काफी सारे Islamic radicals, they were working as volunteers in the Islamic Research Foundation, like Rahil Sheikh and Firoz Deshmukh and those people. अच्छा, 9/11 पे मैंने भी कुछ उनके स्टेटमेंट सुनी हैं, तो वो वाकई बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं. मसलन उनसे पूछा गया कि उसामा बिन लादेन जो है वो टेररिस्ट है कि नहीं है, तो Yes. वो आए बाएं शाएं करते हैं, कहते Yes. हैं कि मैं CNN और BBC की रिपोर्टों की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं करता. तो भाई CNN और BBC अगर रिलायबल नहीं है तो क्या आपका पीस टीवी रिलायबल है? फिर आप खुल के कहें कि CNN और BBC गलत हैं और उसामा बिन लादेन जो है वो टेररिस्ट नहीं है. जी. वो ये बात भी नहीं खुल के करते. तो ही प्लेज वेरी स्ट्रेंज गेम्स, सिमेंटिक गेम्स. कभी वो कहते हैं कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, और अभी हमारे एक मौलवी अब्दुल अजीज हैं रेड मॉस्क वाले इस्लामाबाद में, उनका एक मैं क्लिप देख रहा था जिसमें वो कहते हैं कुरान टीचेस टेररिज्म, कुरान हुक्म देता है टेररिज्म करने का. तो वो जो रिपोर्टर था वो बड़ा हैरान हुआ कि जी आप इंकशाफ कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा. कहते हैं नहीं भाई, इंकशाफ नहीं, आप कुरान पढ़ के देख लो. तो अब कितने उलमा ने कंडेम किया है मौलाना अब्दुल अजीज को ये बात करने पे, कितने स्कॉलर्स ने कंडेम किया है, कितने जर्नलिस्टों ने कंडेम किया है. और फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है और ये जनाब गैर मुस्लिम है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं. भाई मौलाना अब्दुल अजीज कर रहे हैं, क्यों नहीं आप उनके खिलाफ एक्शन लेते? जी, मैं आपने जो एक पहले बात कही थी कि पाकिस्तान में तो नवाए वक्त न्यूज़पेपर में हिंदुओं के खिलाफ एक मतलब ऐसा आर्टिकल छप चुका है जो कि अनइमेजिनेबल है कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में उस तरह की बात छप सकती है कि हिंदू क्या है और क्या करना चाहता है. आई थिंक इट वाज रिटन बाय गुलाम अहमद परवेज कि हिंदुओं की शक्ल इंसानों जैसी होती है पर वो खूंखार दरिंदे होते हैं और चालाक लोमड़ी एंड दोस थिंग्स. तो इस तरह की बात कोई सिविलाइज सोसाइटी में दैट इज इवन लाइक दैट इज जस्ट अनथिंकेबल. तो ये पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन का लेवल है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके इस तरह से डिस्पैरेज करते हैं दूसरे रिलीजन्स को. डिस्पैरेज नहीं ऋषि, ये तो इट वाज आउटराइट डिमोनाइजेशन ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी. और हमारे जो लोग इस तरह की चीजें प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदूज डोंट लिव ओनली इन इंडिया. इंडिया के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नेपाल में हिंदू रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू रहते हैं, बर्तानिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, कनाडा में. तो आप एक कम्युनिटी को, पूरी दुनिया में रहने वाली कम्युनिटी को इस तरह से डिमोनाइज कर रहे हैं. और फिर आप ये भी कहते हैं, सेल्फ राइचियसनेस भी है कि हम तो किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो बड़े पुरअमन लोग हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते. हिंदू हमसे नफरत करते हैं. जी, पाकिस्तान में यही मसला है कि इवन जो वहां का करिकुलम है उसमें भी ये दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं और इस तरह की बातें हैं कि इस्लाम ही एक सच्चा रिलीजन है और बाकी सारे रिलीजन्स झूठे हैं. और हिंदुओं में ये होता था, हिंदू सोसाइटीज में पहले वो होता था, और मतलब हिंदू सोसाइटी में काफी सारी बुराइयां हैं और दिस दैट. सो इवन पाकिस्तानी स्कूल बुक्स में ये इशू पाया जाता है. एंड ये काफी हद तक लाइक मेन स्ट्रीम है पाकिस्तानी सोसाइटी में. एंड इवन मिस्टर जिना, किसी ने हिंदुइज्म पर एक किताब लिखी, सो मिस्टर जिना गॉट वेरी अनॉयड. आई थिंक इट वाज एस गोपाल who mentioned this, that his father, the president of India, Dr. Radhakrishnan, he wrote a book on Hinduism. So Mr. Jinnah said that आपने हिंदुइज्म को एक अच्छे रिलीजन के तौर पे पेश किया, एंड आई डोंट लाइक इट. जी, ये स्टोरी मैंने पढ़ी है. उन्होंने कहा कि यू हैव मेड हिंदुइज्म लुक रिस्पेक्टेबल. यस. तो वो तो मतलब हमेशा ही हिंदू सोसाइटी को डिमोनाइज करते थे कि इनमें बड़ी जात पात है और इनइक्वालिटी है और ये लोग डेमोक्रेसी के काबिल नहीं है और मुसलमान वो डेमोक्रेसी के काबिल हैं. बट देखिए हुआ उसका एकदम ऑपोजिट. इंडिया में जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है और कहा जाता है सो कॉल्ड इतनी इनइक्वालिटी है, वहां पर डेमोक्रेसी अच्छे से एस्टेब्लिश हो गई. और पाकिस्तान जिसमें कहा जाता था कि मुसलमानों में तो परफेक्ट इक्वालिटी है और कोई कास्ट सिस्टम नहीं है और सारे मुसलमान बराबर हैं, बट वहां तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई. बांग्लादेश में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई.
अफगानिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरब में कहीं भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। सो इट शोज कि मतलब सच क्या है। अच्छा ऋषि, ईरान में तो इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं, अगरचे इकोनॉमिस्ट जो है लंदन से जो छपने वाला जरीदा है, वो जिसको कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी इट इज द बेस्ट न्यूज मैगजीन कमिंग आउट ऑफ द यूके, वो ये कहता है कि ईरान इज द ओनली मॉडर्न डे थियोक्रेसी। और जिन्ना साहब जो है वो थियोक्रेसी को कंडेम किया करते थे, और थियोक्रेसी का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करें तो उर्दू में उसको कहते हैं हुकूमत इलाहिया, यानी डिवाइन गवर्नमेंट, अल्लाह's गवर्नमेंट या गॉड्स गवर्नमेंट। जी। तो ईरान का जो सिस्टम है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, ईरान का सिस्टम भी मतलब वहां पर जो रिलीजियस लीडर है अयातुल्ला, उनके पास सारे पावर होते हैं। सो प्रेसिडेंट इज जस्ट अ नॉमिनल फिगर। तो प्रेसिडेंट के पास लगभग कुछ भी पावर नहीं होते हैं। एंड द रिलीजियस हेड आयतुल्ला, ही हैज ऑल द पावर्स। तो ये भी कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई। और वहां पे एक ऋषि गार्डियन काउंसिल है जी। जिसके 12 मेंबर हैं, वो डिसाइड करती है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं। एक वक्त था कि अहमदी निजाद जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, 2 दफा इलेक्ट हुआ। अब जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, उसको नाअहल कर दिया गया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सो इट्स रियली नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ईरान में ऐसा है कि टॉप मोस्ट पोस्ट पर इवन सुन्नी मुस्लिम्स तक नहीं जा सकते हैं। इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी हुई नहीं। इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ईरान डेमोक्रेसी है तो नॉर्थ कोरिया भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि उनका तो नाम ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है। सो इससे आप देख सकते हैं कि नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है, आपको वो चीज प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। हर कोई खुद को डेमोक्रेटिक रूलर कहता है। सद्दाम हुसैन इलेक्शंस करवाते थे, वो खुद को डेमोक्रेटिक रूलर कहते हैं। चाइना जो है वो खुद को डेमोक्रेसी कहता है, पीपल्स डेमोक्रेसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेसी कहता है। तो हर कोई डेमोक्रेसी तो कहने से कुछ नहीं होता, उसको आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। अच्छा जी, आजकल मैं ये किताब एक पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान में कौम साजी का अमल, यानी नेशन बिल्डिंग इन इन पाकिस्तान, जी। और इसके ऑथर हैं चौधरी नियाज अहमद संघेड़ा। जी। तो वो इसमें लिखते हैं कि सिकंदर लोदी ने एक बुढ़न नामी हिंदू को महज इसलिए हलाक करवा दिया, यानी मरवा दिया, कि उसने ये दावा किया था कि इस्लाम की मानंद हिंदू मत भी एक सच्चा मजहब है। उसने हिजामों यानी बार्बर्स को हिंदुओं की हजामत बनाने से मना कर दिया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की तरह उसने हिंदुओं को हल्का बगोशे इस्लाम करने पर मजबूर किया। चुनाचे उसकी मजहबी पॉलिसी की वजह से रियाया और उमरा का एक तबका उससे मुतनफ्फर हो गया। तो आप क्या कहेंगे इन वाकयात के बारे में? जी, दिखाता है कि किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन था और रिलीजियस परसिक्यूशन था हिंदुओं के अगेंस्ट। तो ये बात कहना कि हिंदू कभी कोई रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं था और ये सब, तो मतलब ब्रिटिशर्स ने बना दी बातें अपने से ही। और औरंगजेब वो ही वाज अ बहुत ही अच्छे रूलर थे। महमूद गजनवी वाज अ ग्रेट रूलर, और मोहम्मद गौरी, दे ऑल वर ग्रेट पीपल। तो ये दिखाता है कि किस हद तक लोगों का ब्रेन वॉश्ड है और वो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सो काफी मतलब हद तक हिंदुओं का परसिक्यूशन हुआ है। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम। ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरा था कि जहां भी हिंदू आपको दिखे उसको आप मार डालो, तो वैसा नहीं था। बट ऐसा भी नहीं था कि एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। सो परसिक्यूशन भी होता रहा है और टॉलरेंस भी रही है। तो ये दोनों ही चलते आ रहे थे। तो आपको दोनों के ही जी, एग्जांपल्स मिल जाते हैं, परसिक्यूशन के भी और टॉलरेंस के भी। ख्याल में तारीख का मकसद भी यही है कि आप उसको ऑनेस्ट तरीके से पढ़ें, ऑनेस्ट तरीके से पढ़ाएं अपने बच्चों को, उससे बच्चे कुछ सीखें, ना कि ब्रेन वॉश हो, इंडोक्ट्रिनेट हो। अगर हिस्ट्री में आपने कोई गलती की है उस गलती को माने, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करें। ऋषि, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू डॉक्टर जाकिर नाइक? क्या आप नहीं समझते कि वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन हासिल की है, तो उनको बैलेंस तरीके से बात करनी चाहिए, और जो गलतियां उन्होंने की हैं पास्ट में उसका एतराफ करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, और आगे जो है वो अपनी इस्लाह करें, अपने आप को रिफॉर्म करें, कोई अच्छा काम करें।
ये देखिए, ये जो वर्ल्ड व्यू है उसमें डॉक्टर जाकिर नायक ही नहीं, ये उलेमा भी जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस वर्ल्ड व्यू को, ये भी मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाता है। कि मसलन मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने जो फतावा दिए, तो वो काफी मतलब रेग्रेसिव हैं और काफी लाइक एंटी साइंस हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो शख्स ये बिलीव करता है कि लाइक मतलब ऐसा बिलीफ रखना कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, सो ये हराम की कैटेगरी में आ जाता है। सो लाइक उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस में, और उन्होंने अपनी तरफ से दलाइल भी दिए कि अर्थ जो है वो मूव नहीं करती है। उन्होंने एक इवन किताब तक लिखी कि जमीन साकिन है, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि अर्थ किसी भी तरह से मूव करे, अर्थ इज स्टेशनरी, और सन और मून वो अर्थ के चारों तरफ मतलब जो है वो चक्कर लगाते हैं अर्थ का, जिस वजह से दिन और रात होती है। उन्होंने अपनी तरफ से भी दलाइल दी है इसमें। उन्होंने कहा कि अगर आप एक बॉल को अब जैसे उछालते हैं, सो उतनी देर में तो अर्थ बहुत मूव कर गई है, सो वो बॉल दूसरे जो है स्पॉट पे गिरनी चाहिए, बट वो बॉल उसी स्पॉट पर क्यों गिरती है? बिकॉज ये प्रूव करता है कि अर्थ जो है वो स्टेबल है, वो स्टेशनरी है। बट उनको ये इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी मूव कर रहा है। सो द बॉल इज मूविंग अलोंग विद द अर्थ। तो इस तरह के उन्होंने काफी अपनी तरफ से दलाइल दिए, और भी उन्होंने काफी रिग्रेसिव बातें की कि हिंदुओं के साथ किसी भी टाइप का जो है कोऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, हिंदुओं के मेले में नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, इवन हिंदुओं के जो मजहबी त्योहार हैं उस दिन खुश होकर मिठाई भी नहीं लेनी चाहिए। कि मसलन होली है या दिवाली है, उस दिन कोई मुसलमान अगर खुश है कि चलिए आज होली दिवाली है, आज कोई मिठाई खरीद लेते हैं, ये तक उन्होंने हराम और कुफ्र की कैटेगरी में डाल दिया है। और उन्होंने ये तक लिखा कि काफिर एक इट्स अ टाइप ऑफ अब्यूज, लाइक अहमद रजा खान बरेलवी ही रोट इट, कि काफिर एक वो गाली है, इसको कोई अच्छा टर्म नहीं माना जाना चाहिए कि ये कोई टेक्निकल टर्म है या वैसा टर्म है, इट इज इंडीड एन अब्यूज। ये उन्होंने लिखा अपने फतवा में। और भी उन्होंने काफी बातें लिखी कि हिंदू से किसी भी टाइप का कोऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए, महात्मा गांधी की लीडरशिप में किसी भी मुसलमान को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए बिकॉज महात्मा गांधी इज अ हिंदू, इवन कॉलिंग द टर्म्स लाइक महात्मा और ये सब चीजें, महात्मा मीन्स अजीम रूह, तो किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं किए जाने चाहिए। और भी काफी सारी बातें लिखी विच वर एंटी साइंस एंड एंटी मॉडर्निटी। तो ये मतलब इस तरह का जो रवैया है ये मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड रखता है। इवन ही अपोज्ड लाइक study like he did not oppose but he was not very enthusiastic कि मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए, ज्यादा जियोग्राफी को पढ़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि लाइक कुरान एंड सुन्नत और इसको जो प्रैक्टिस करने के लिए जो चीजें जो नॉलेज जरूरी है वो लेना चाहिए हर मुसलमान को, इससे ज्यादा जो भी नॉलेज है दैट इज वर्थलेस। अच्छा, आपके इल्म में है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं लिखा या क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं लिखा, उन्होंने शियों, देवबंदियों और अहले हदीसों के खिलाफ भी लिखा। yes. और उनके खिलाफ जो है उनकी जो शिद्दत है, जो स्ट्राइडेंसी है वो ज्यादा है। और उन्होंने एक फतवा लिखा था और वो फतवा फिर वो हिजाज लेके गए अरेबिया, वहां से भी वो तस्दीक करवा लाए थे, एंडोर्समेंट करवा लाए थे कि ये जो देवबंदी है ना ये तो दे आर द वर्स्ट काफिर्स। और सर सैयद अहमद खान को, जिनको आज पाकिस्तान में स्टेट जो है वो बड़ा हीरो करार देती है, जिन्ना, इकबाल और सर सैयद 3 बड़े हीरो हैं पाकिस्तानी हिस्टोरियोग्राफी में, पाकिस्तान की स्टेट की नजर में। उनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो तो खबीस मुर्ताद था। कैन यू इमेजिन? खबीस मुर्ताद का मतलब ईवल अपोस्टेट। तो मतलब कोई मुहज्जब जबान भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। भाई आपको अगर इख्तलाफ भी है तो आप तरीके से उस इख्तलाफ का इजहार करें। तो उन्होंने इस तरह की स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की which I think no educated person should use about anybody. Yes, he was very abusive and he was very aggressive. मतलब अहमद रजा खान बरेलवी ही रोट की लाइक सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ कुफ्र वो क्रिश्चियनिटी है, तो बट क्रिश्चियंस से बड़े काफिर हैं वो मुशरिक हैं, मुशरिकों से बड़े काफिर वो हैं वहाबी, और वहाबियों से भी बड़े काफिर हैं देवबंदी। सो देवबंदियों को उन्होंने सबसे बदतरीन मखलूकात कहा है कि दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट,
और ये सुअरों के सुअर हैं और ये कुत्तों के कुत्ते हैं. So this kind of अच्छा language he used against देवबंदीज. जी, ये जो बात आपने आखिरी की सूरों के सूअर, ये तो खादिम हुसैन रिजवी जो तहरीक लब्बैक के बहुत बड़े लीडर थे, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, ही रिसेंटली डाइड, तो उन्होंने भी इस तरह की बात की. वो कोई बात कर रहे थे तो अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई, तो किसी ने उनको इशारा किया कि भाई आप खामोश हो जाएं, अजान हो रही है. तो वो कहते हैं वहाबियों की अजान का कोई एहतराम नहीं है, पंजाबी में कहा था उन्होंने, इनकी अजान का कोई एहतराम नहीं है क्योंकि ये तो सूअरों के सूअर हैं, दे आर द वर्स्ट ऑफ बोर्स एंड पिग्स. इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की. जी, उन्होंने लाइक अहमद रजा खान बरेलवी उन्होंने कहा कि लाइक देवबंदियों को सुअर और कुत्ता कहना ये मतलब सही नहीं है क्योंकि ये सुअरों की और कुत्तों की तौहीन हो जाएगी. So what Oh he my said gosh. कि देवबंदी ये सुअरों के सुअर हैं और ये कुत्तों के कुत्ते हैं और ये जहन्नमी है, ये मुर्तद हैं, you know, and these people are apostates, they will go to hell. And ये मतलब दूसरे जो काफिर हैं उनसे ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि वो तो खुद को काफिर कहते हैं, बट ये तो मुसलमान बने मुसलमानों में घूमते हैं. और लाइक जितनी नफरत आप एक मुशरिक से करते हैं उससे कई 100 गुना ज्यादा, 100 times मोर नफरत आप एक देवबंदी से करें. तो इस तरह की बातें अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखी, जिनको आज करोड़ों लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानते हैं, जो कि कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का सबसे बड़ा लाइक जो बरेलवी सेक्ट है उसके फाउंडर थे. जी, उनको आला हजरत कहते हैं, उनके मद्दा जो हैं. अच्छा, आपने ये कहाँ से पढ़ी चीजें, कोई रेफरेंस है आपके पास इन बातों का? जी, अरुण शौरी ने कुछ साल पहले बुक लिखी थी द वर्ल्ड ऑफ फतवास, तो उसमें उन्होंने काफी फोकस किया है ऑन द फतवास ऑफ अहमद रजा खान बरेलवी, और शायद इट्स इवन मोर देन 50,000. सो उन्होंने बहुत सारे फतवा लिखे हैं, 50,000 से ज्यादा आई थिंक है. तो और उन्होंने देवबंद के भी फतवों पर फोकस किया है, और भी लाइक जो सेक्ट्स है इस्लाम की उनके जो स्कॉलर्स हुए उनके फतवों पर फोकस किया है. सो इस किताब में काफी वो कॉम्प्रिहेंसिव है, तो अगर आपको ये सारे रेफरेंसेस उसमें मिल जाएंगे. जी, अरुण शौरी से आई एम फेमिलियर विद हिम, और वो जलंधर में पैदा हुए थे. जी, मेरा ख्याल है कि वो उर्दू भी जानते हैं, और अभी हाल ही में सावरकर पे उनकी किताब आई है. या ही इज अ प्रोलिफिक स्कॉलर. उन्होंने काफी लाइक कुछ साल पहले उन्होंने टू सेंट्स नाम की एक किताब लिखी थी, इन विच ही फोकस्ड ऑन रामकृष्ण परमहंस एंड रमन महर्षि. और उन्होंने द वर्ल्ड ऑफ फतवास भी लिखी है. उन्होंने एक जुडिशियरी को क्रिटिसाइज करते हुए भी एक बुक कुछ साल पहले लिखी थी, और अभी हाल ही में उनकी सावरकर पर बुक आई है. तो ही इज लाइक प्रोलिफिक राइटर, जो कि इस उम्र में भी वो बुक्स लिख लेते हैं, लाइक एजी नूरानी. जी, थैंक यू वेरी मच ऋषि, वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड. थैंक यू सो मच. थैंक यू.